कक्षा 9 की NCERT जो कि विज्ञान में जीव विज्ञान का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, जीवन की मूलभूत इकाई जिसे हम कोशिका कहते हैं, सेल्स कहते हैं। हम लोगों ने उस पूरे पाठ को पढ़ा और 8 से 10 लोगों की टीम ने पूरे प्रश्न तैयार किए हैं। यानी पूरे सेल यानी जो पाठ 5 है, जब हम लोग 6 से 7 पेज पूरा पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, उस पूरा चैप्टर में हम लोगों ने 342 प्रश्न निकाले हैं। यानी कि अगर एग्ज़ामिनर प्रश्न बनाता है कोशिका में से जो कि NCERT के थ्रू देता है, तो हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रश्न निकाल लिया है कि इन 342 प्रश्न के अलावा अब कोशिका से प्रश्न बन ही नहीं सकते। आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पेज नंबर 64 से शुरू होता है अपना बायोलॉजी में से पेज नंबर 64 में जितने प्रश्न संभावित थे उन सभी प्रश्नों को लिया गया है। देखिए, सभी प्रश्न आपको खूब अच्छे से दिख रहे होंगे। इसके बाद जैसे ही 64 में प्रश्न ख़त्म होते हैं, यानी अब और प्रश्न नहीं बाकी थे, तो फाइनली यहाँ पर पेज नंबर 65 पे आते हैं। फिर आप पेज नंबर 65 के जितने प्रश्न संभावित हैं, यानी इन प्रश्नों के अलावा प्रश्न बन ही नहीं सकते, पेज 65 से ढेर सारे प्रश्न लिए गए हैं। इस तरह से अगर आप पूरा नीचे तक जाएंगे 110 पेज तक, अंततः आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हम सभी ने 320 प्रश्नों को लिया है। 320 प्रश्न इस पूरे चैप्टर से लिए गए हैं और फाइनली इतना कन्फर्म है कि आप सभी को कोशिका तैयार हो जाएगा। आप सभी चाहे तो कोशिका उस पाठ को पढ़ने के बाद रिवाइज़ के तौर पर इस वीडियो को देखें, या इसी वीडियो को बार बार देख के 308 प्रश्न अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार लीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पेज नंबर 64 का प्रश्न नंबर 1 है कि कार्क किस पदार्थ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी वृक्ष की छाल, ऑप्शन डी पत्थर। तो अगर आप उस पाठ को पढ़े होंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि कार्क जो होता है वो जो आपका वृक्ष की छाल से, यानी कार्क जो होता है वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को देख के आपको याद हो जाएगा कि कार्क जो होता है वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप कि रॉबर्ट हुक ने कार्क का अवलोकन कब किया था। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो ऑप्शन ए 1545, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1895। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क का अवलोकन किया था। यानी इतनी छोटी से लेके इतना बड़ा प्रश्न कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, सब कुछ कंप्लीट किया है। आगे देखिए कि रॉबर्ट हुक ने कार्क की काट का अवलोकन किस उपकरण से किया था। दूरबीन से किया था, सूक्ष्मदर्शी से किया था, एक्सरे से किया था, तो लेंस से किया था। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो है रॉबर्ट हुक ने जो कार्क की काट का अवलोकन किया था वो सूक्ष्मदर्शी से किया था। आगे देखिए कि रॉबर्ट हुक ने कार्क में किसकी खोज की। भाई किसकी खोज की थी। तो ऑप्शन ए बड़े कक्ष, छोटे छोटे प्रकोष्ठ, अणु, या फिर कोशिकाओं के अंदर की संरचना। तो आप खुद जान रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने कार्क में छोटे छोटे प्रकोष्ठ की खोज की थी। बिल्कुल। आगे देखिए कि हुक ने इन प्रकोष्ठों को क्या नाम दिया। हुक ने इन प्रकोष्ठों को आखिर नाम क्या दिया। तो आप सभी को पता है कि हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कोशिका शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए ग्रीक, बी लैटिन, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। तो आप सभी को ये बात पता है कि कोशिका शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन में सेल का क्या अर्थ होता है। बड़ा घर, मधुमक्खी का छत्ता, छोटा कमरा, छिपा हुआ कक्ष। तो ये भी आपको पता होगा कि लैटिन में सेल का जो अर्थ होता है वो छोटे कमरे से है। ठीक है, लैटिन में सेल का क्या अर्थ होता है, छोटा कमरा। आइए आगे प्रश्न आपको लेके चलते हैं कि कोशिका की संरचना किसके जैसी प्रतीत होती है। भाई किसके जैसी। मकड़ी का जाल,
पक्षी का घोंसला, मधुमक्खी का छत्ता, मछली का जाल। तो ऑप्शन सी, कोशिका की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी प्रतीत होती है। अगर आपने पूरा एनसीईआरटी का वो चैप्टर कोशिका पढ़ लिया या पेज नंबर जो है वो पढ़ लिया है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये एक बार ऐसे देख लीजिए, फिर दोबारा देखेंगे तो आपको सब याद ही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि विज्ञान के इतिहास में रॉबर्ट हुक की यह खोज क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, क्योंकि उन्होंने सजीवों में कोशिकाओं का अस्तित्व देखा, क्योंकि उन्होंने कोशिकाओं की गिनती की, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन की खोज की। भाई जहाँ रॉबर्ट हुक का नाम आया तुरंत कोशिका आ जाएगी। ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने सजीवों में कोशिकाओं का अस्तित्व देखा, इसलिए उनकी खोज महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए आगे चलते हैं कि आज जीव विज्ञान में किस शब्द का उपयोग सजीवों के एककों के वर्णन के लिए किया जाता है? बताइए। तो कोशिका का यूज़ आज जो है जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग सजीवों के एककों के वर्णन के लिए किया जाता है। तो अब 64 पेज ख़त्म हो गया, अब आएंगे 65 पेज पे। अगर आपने 65 पेज पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, और पढ़ा होगा तो रिवीजन हो जाएगा और आप अपने आप का या स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और आपका कितना तैयार है। पेज नंबर 65 में आप देखेंगे कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं? एक समान होती हैं या विभिन्न होती हैं या मिश्रित होती हैं या नियमित होती हैं? तो प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। जी हाँ, प्याज की जो झिल्ली की कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं भाई। हाँ, शल्ककंद किसकी मूलभूत इकाई है? बीज की, कोशिका की, फूल की या पत्ती की? अब आपको बताना है। तो शल्ककंद जो होता है वो कोशिका की मूलभूत इकाई है। क्लियर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। अभी थोड़ा स्पीड धीरे है, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा हम अपनी स्पीड और बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखिए कि कोशिकाओं का आकार प्याज के आकार से किस प्रकार जुड़ा है। आप अपना बुक उठाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न जो भी लिया गया है आपकी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं लिया गया है, और बाहर से जो प्रश्न होंगे भी वो सभी एनसीईआरटी से ही आते हैं। मतलब मैं बाहर की बात करूँ, बट ये सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, टीचर का कोई एग्ज़ाम हो, सिविल का कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ पे आपका रेलवे का कोई एग्ज़ाम है, सभी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। भाई एनसीईआरटी के बाहर कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? अब तो भाई ये चल पड़ा है, आज पार्ट 5, कल पार्ट 6, पार्ट 7, 5, 8, यानी पूरा पार्ट आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम में प्रश्नों को देखेंगे आपके दिमाग में पूरा सही टिक कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं कि कोशिकाओं का जो आकार है वो प्याज के आकार से किस प्रकार जुड़ा है? कोशिकाएं बड़े प्याज में बड़ी होती हैं, कोशिकाएं छोटे प्याज में छोटी होती हैं, कोशिकाएं प्याज के आकार से संबंधित नहीं होती, कोशिकाएं प्याज के बाहरी आकार से बदलती हैं। अच्छा आप बताइए, अगर आपके शरीर के अंदर कोशिका है तो क्या आपके अंदर की कोशिका आपके शरीर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार होगी? नहीं, वो आपके शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसे यहाँ पर भी कोशिकाएं प्याज के आकार से नहीं होती है। प्याज बकुलान हो, बड़वार हो, छोट हो, टेढ़ हो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिका अपने आकार में रहेगी, प्याज अपने आकार में, यानी कोशिका प्याज के आकार से संबंधित नहीं है। छोटी छोटी संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऊतक, अंग, कोशिका, झिल्ली। तो आप भी जान गए होंगे भाई, छोटी छोटी संरचनाओं के नाम से कोशिका को जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आवर्धक लेंस की खोज के बाद किस उपकरण का आविष्कार हुआ? भाई मतलब छोटा से छोटा प्रश्न हम लोगों ने लिया है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी उपकरण का आविष्कार हुआ। ठीक है, आगे आ जाइए कि एकमात्र कोशिका स्वयं में संपूर्ण जीव का रूप ले सकती है। इसका उदाहरण कौन है? मानव, पौधे, अमीबा, हाथी। तो अमीबा एकमात्र कोशिका ही ऐसी है जो संपूर्ण जीव का रूप ले सकती है, क्योंकि अमीबा तो एक कोश की जीव है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं कि किस प्रकार के जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं? भाई किस प्रकार के जीव
केवल एक कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिक, एक कोशिक, परजीवी या जंतु, तो ये आपको भी पता है। एक कोशिक जो जीव होंगे वही तो एक कोशिका से बने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? अंग बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, बीज बनाती हैं, झिल्ली बनाती हैं। भाई साहब, कोशिकाओं से तो उत्तक बनते हैं, उत्तक से तो सब चीज़ें बनती हैं। तो बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर अंग बनाती हैं, अंग। ठीक बा, आगे चला भैया। बहुकोशिक जीवों का एक उदाहरण क्या है? अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। तो यहाँ पर आपका फंजाई, जो फंजाई है वो बहुकोशिकीय है। समझ में आ रहा है ना? वो बहुकोशिक जीवों का उदाहरण है। ठीक है। और जो है प्रश्न नंबर 20 है कि किस उपकरण द्वारा कोशिकाओं को देखा जा सकता है? आवर्धक लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन या कैमरा। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं को देख सकते हैं। नॉर्मल सा प्रश्न था। एक कोशिक जीवों का उदाहरण क्या है? प्रश्न नंबर 21 कि एक कोशिक जीवों का उदाहरण क्या है? पैरामीशियम, पेड़, पक्षी, कवक। तो पैरामीशियम जो है वो एक कोशिक जीव का उदाहरण है। आगे देखिए कि बहुकोशिक जीवों के अंग किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, कोशिकाएं से, पानी या हवा। तो बहुकोशिक जीवों का जो अंग है वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ये बहुत प्रश्न देखने में आसान लग रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रश्न छोड़ा ही नहीं जो आपके प्रश्न में आपका दिमाग घुमा सके। हम लोगों ने सारे प्रश्न को कवर कर लिया है। बिल्कुल। आगे देखिए कि बहुकोशिक जीव एक कोशिका से कैसे विकसित होते हैं? कोशिका के विभाजन से, हवा के माध्यम से, सी पानी से, डी बीज से। तो जो बहुकोशिक जीव होते हैं वो कोशिकाओं के विभाजन से विकसित होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए कि कोशिकाएं विभाजित होकर क्या बनाती हैं? उत्तक, नई कोशिकाएं, अंग, जीव। तो कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनती हैं और कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव किस प्रकार कार्य करता है? एक कोशिक जीव जो होता है कोशिका विभाजन से काम करता है, स्वतः संपूर्ण जीव के रूप में कार्य करता है, या अंग निर्माण द्वारा, या बाहरी सहायता द्वारा। तो एक कोशिक जीव ऑप्शन बी स्वतः संपूर्ण जीव के रूप में कार्य करता है। आगे देखिए कि कोशिकाएं किस प्रकार अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनती हैं? विभाजन द्वारा, स्वतः निर्माण द्वारा, भोजन द्वारा, अन्य कोशिकाओं से। तो कोशिकाएं विभाजन द्वारा अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोशिकाएं किससे उत्पन्न होती हैं भाई? भाई कैसे उत्पन्न होती हैं? पुरानी कोशिकाओं से, नई कोशिकाओं से, जीवों से, ऊतक से। तो जो कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही तो उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल। कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती हैं? अनुकूलन द्वारा, विभाजन द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा, पुनर्संयोजन द्वारा। तो कोशिकाएं विभाजन द्वारा ही विभाजित होती हैं। आगे देखिए कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके बाद संभव हुआ? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार आवर्धक लेंस के बाद संभव हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुकोशिक जीव में कोशिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती हैं? अंगों का निर्माण करने में, ऊतक बनाने में, पानी का उत्पादन करने में। तो बहुकोशिक जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो अंगों का निर्माण करती हैं, ऊतक भी बनाती हैं, और अंगों का निर्माण ऊतक बनने के बाद होता है। आगे देखिए कि सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक या विर्चो। तो सबसे पहले कोशिका का जो पता है वो रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ये क्लियर है। रॉबर्ट हुक ने कब पता लगाया था? 1665 में लगाया था। प्रश्नों का दोहराव हुआ है, क्या पता इसलिए हुआ है क्योंकि उस पेज में ये प्रश्न दोबारा था तो हम लोगों ने दोबारा से ले लिया। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने प्रश्न छोड़ा ही नहीं है। आगे देखिए कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को किस में देखा? तो कार्क की पतली काट में देखा। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किस चीज़ में कोशिका का पता लगाया? जीवित कोशिका का। भाई ल्यूवेनहॉक अब आ गए हैं। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किस चीज़ में जीवित कोशिका का पता लगाया? तो तालाब के जल में। ठीक है। आगे देखिए ल्यूवेनहॉक ने किस उपकरण का प्रयोग किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किसका किया था?
अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी का, या उन्नत सूक्ष्मदर्शी का, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, या दूरबीन का? तो ल्यूवेनहॉक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में किसका पता लगाया? माइटोकॉन्ड्रिया का, केंद्रक का, जीव द्रव्य का, या कोशिका झिल्ली का? तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर केंद्रक का, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता कब लगाया? 1831 में, 1839 में, 1855 में, या 1674 में? तो 1831 में बिल्कुल। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता जो है 1831 में लगाया। ठीक है। जे.ई. पुरकिंजे है क्या, ने कोशिका के तरल जैविक पदार्थ को क्या नाम दिया? जीवाणु, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, या केंद्रक? तो पुरकिंजे ने कोशिका का जो तरल जैविक पदार्थ था उसे जीव द्रव्य नाम दिया। जो कोशिका में तरल जैविक पदार्थ है उसे पुरकिंजे ने क्या कहा? जीव द्रव्य नाम दिया है। ठीक है। एम स्लेडन और टी स्वान ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? केंद्रक सिद्धांत का, जीव द्रव्य सिद्धांत का, कोशिका सिद्धांत का, अनुवांशिक सिद्धांत का? तो एम स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। 40वां प्रश्न क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु किससे बने हैं? भाई सभी कोशिका से ही बने हैं, काहे दिमाग खा रहे हो, सभी कोशिका से बने हैं। ठीक है। तो फाइनली, और कोशिका किसे कहा जाता है? ऊर्जा का स्रोत, जीवन की मूलभूत इकाई, जंतु का अंग, या जीव द्रव्य? तो आप सभी का पाठ का नाम ही है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में क्या जोड़ा? सभी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, कोशिका झिल्ली से जीवन शुरू होता है। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में एक चीज़ जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में किस वर्ष में योगदान दिया? भाई 1831 में दिया, 1665 में दिया, 1839 में दिया, 1855 में दिया? तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत जो है ऑप्शन नंबर डी 1855 में दिया, 1855 में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई? तो भैया ऑप्शन आपके सामने हैं, 1831, 1855, 1940, 1665। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 ईस्वी में हुई। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद क्या संभव हो सका? कोशिका विभाजन का पता लगाना, कोशिका की जटिल संरचना को समझना, कोशिका झिल्ली का निर्माण, कोशिकाओं का स्वतः निर्माण, या फिर बस इतने हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ये संभव हो सका कि जो कोशिका की जटिल संरचना है हम उसे समझ सकें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका में केंद्रक की खोज की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, या विर्चो? तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की है। ठीक है। 47 प्रश्न क्या कहता है कि किस वैज्ञानिक ने तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया? अभी जस्ट थोड़ी देर आपने पढ़ा ल्यूवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तालाब के जल में जीवित कोशिका का पता लगाया। जी हाँ। कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवन की मूलभूत इकाई प्रोटीन कोशिका है भाई, कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। जल्दबाजी नहीं करिए। एम स्लाइडेन और टी स्वान ने किस वर्ष कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन ए 1838 से 1839 में एम स्लाइडेन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? हवा से, जीवाणुओं से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, जल से। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो देखिए पेज नंबर 65 में जितने भी प्रश्न थे, लगभग कितने प्रश्न थे भैया? पेज नंबर 64 और 65 में 50 प्रश्न थे, यानी उन 2 पेज
आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब पढ़ेंगे पेज नंबर 66। ये देखिए जो है पेज नंबर 66 के प्रश्न, फिर प्रश्न नंबर 1 से शुरू, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो फाइनली अब देखिए, अगर कुछ त्रुटियां हो, कुछ गलतियां हो रही हो, मतलब आपको बताने में, आपको समझाने में, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। आप मुझे सलाह दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, एक छोटे भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह, किसी भी तरह आप मुझे अपना जो है कुछ ज़रूर बताइए कि हाँ कमी क्या है, पढ़ाने में कमी क्या हो रही है, जिससे मैं अपने आप को सुधार सकूं, या आपको बताने में और अच्छा कर सकूं, ठीक है। देखिए अब 66 पेज पे आते हैं। 66 में कितने प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हो सकते थे हम लोगों ने बनाए। क्या प्रश्न है कि कोशिकाओं की आकृति और आकार किसके अनुरूप होते हैं? उनके वातावरण के अनुसार, उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार, जीव के आकार के अनुसार, या कोशिका के रंग के अनुसार। तो फाइनली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोशिका की आकृति होगी, जो कोशिका का आकार होगा, वो उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार होंगे भाई, बिल्कुल। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती रहती है? तंत्रिका कोशिका, अमीबा, रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो ये जो अमीबा नाम की कोशिका है भाई, ये अपना आकार बदलती रहती है, ठीक है। तो आगे देखिए, तंत्रिका कोशिका का आकार किस प्रकार का होता है? तंत्रिका जो कोशिका है उसका आकार बड़ा और गोल होता है, स्थिर और विशिष्ट होता है, लंबा और पतला होता है, यह बदलता रहता है। तो जो तंत्रिका कोशिका है उसका आकार स्थिर और विशिष्ट होता है, ठीक है। आगे चलिए, जीवित कोशिकाओं में कौन सा गुण होता है? जीवित कोशिकाओं में कौन सा गुण होता है? वे केवल पौधों में पाए जाते हैं, कुछ विशेष कार्य करने की क्षमता होती है, या कोई कार्य नहीं कर सकती, या केवल जानवरों में पाया जाता है। तो देख ही पता चल रहा है भाई कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जीवित कोशिकाएं कुछ विशेष कार्य करने की क्षमता के गुण वाली होती हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? सभी अंग एक ही कार्य करते हैं, शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, कोशिकाएं आपस में मिलकर कार्य करती हैं, केवल एक अंग कार्य करता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन का अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में अमाशय का क्या कार्य होता है? रक्त का पंप, भोजन का पाचन, ऊर्जा का निर्माण, या अपशिष्ट का निष्कासन। तो मनुष्य के शरीर में अमाशय का जो कार्य होता है वो पाचन का कार्य करता है भाई, ठीक है। आगे देखिए, कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका का बाहरी आवरण, कोशिका के भीतर के विशेष घटक, एक प्रकार का ऊतक, कोशिका का संपूर्ण निर्माण। तो कोशिकांग जो होता है कोशिका के भीतर के विशेष घटक को कहते हैं। आगे देखिए कि कोशिकांग का मुख्य कार्य क्या होता है? नया पदार्थ बनाना, कोशिका को आकार देना, ऊर्जा संग्रहित करना, विभाजन में मदद करना। जो कोशिकांग का मुख्य कार्य होता है वो होता है आपका नया पदार्थ बनाना। कोशिकांग का मुख्य कार्य क्या है? नया पदार्थ बनाना। आगे देखिए कि एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन किस प्रकार होता है? अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा, एक कोशिका के विभिन्न भागों के द्वारा, कोशिका के आकार के अनुसार, या वातावरण के अनुसार। तो एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन जो होता है एक कोशिका के विभिन्न भागों के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होता है? कोशिकांग, न्यूक्लियस, कोशिका की दीवार, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन होता है वो कोशिकांगों के द्वारा होता है। आगे देखिए, कोशिकांगों के कारण क्या क्या संभव है? कोशिका का आकार बदलना, कोशिका का जीवित रहना और कार्य करना, कोशिका का विभाजन, कोशिका की वृद्धि। तो ऑप्शन बी यहाँ पर कोशिका का जीवित रहना और कार्य करना, ये सभी कोशिकांगों के कारण ही संभव है। आगे देखिए कि कोशिकांग मिलकर किस मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं? ऊतक का, जीव का, कोशिका का, अंग का। तो कोशिकांग का मिलकर, कोशिका के अंग मिलकर कोशिका बनाएंगे, तो ये कोशिका बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सभी कोशिकाओं में किस प्रकार के कोशिकांग होते हैं? विभिन्न प्रकार के, एक ही प्रकार के, बाह्य कोशिकांग या आंतरिक। तो सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
आगे देखिए, सूक्ष्मदर्शी में कोशिका का अध्ययन करने पर हमें कौन से 3 गुण दिखाई देते हैं? कोशिकांग, ऊर्जा विभाजन, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव्य। तो यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब सूक्ष्मदर्शी से हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो हमें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दिखाई पड़ता है। आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली किस कार्य में मदद करती है? कोशिका का आकार देने में, कोशिका के घटकों को बाहर के वातावरण से अलग करने में, ऊर्जा का उत्पादन करने में, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में। ठीक है, तो कोशिका के घटकों को बाहर के वातावरण से अलग करने में प्लाज्मा झिल्ली मदद करती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, अवशोषण झिल्ली या फिर स्थिरता झिल्ली? तो प्लाज्मा झिल्ली को हम पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार के पदार्थों को रोकती है? सभी पदार्थों को, केवल तरल पदार्थों को, अन्य पदार्थों की गति को, केवल गैसीय पदार्थों को? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो अन्य पदार्थों की गति को रोकता है। ठीक है, ये समझिए आप कि पदार्थों की जो गति होती है उसे कम करता है, रोकता है। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? सक्रिय परिवहन द्वारा, विभाजन द्वारा, अवशोषण द्वारा? केवल अवशोषण द्वारा नहीं होती। तो कोशिका के पदार्थों की जो गति होती है वो सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका से पदार्थ बाहर कैसे आते हैं? केवल स्त्राव द्वारा, विभाजन द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा या किसी भी तरीके से नहीं आते। तो कोशिका से जो पदार्थ बाहर आते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से आते हैं। प्लाज्मा झिल्ली ऐसी होती है किसी को अंदर नहीं आने देती, बाहर जाने देती है। जैसे वाल्व, इस टायर में आप हवा तो भर सकते हैं बट हवा बाहर से अंदर निकलेगा नहीं, तो ये समझिए। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना किस प्रकार की होती है? कठोर और स्थिर, लचीली और पारगम्य, केवल रासायनिक, केवल जैविक? तो प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना होती है वह लचीली होती है और पारगम्य होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कोशिका द्रव्य किसकी सहायता से कोशिका के अंदर क्रियाकलाप करता है? कोशिका द्रव्य जो होता है किसकी सहायता से? केंद्रक की, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक, सभी कोशिकांग या बाह्य वातावरण? तो ऑप्शन सी सभी कोशिकांग। कोशिका द्रव्य जो है सभी कोशिकांग की सहायता से कोशिका के अंदर क्रियाकलाप करता है। आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली की भूमिका क्या है? बाहरी पर्यावरण से कोशिका के संरक्षण करना या ऊर्जा का उत्पादन करना, विभाजन में सहायता करना, केवल अपशिष्ट निकालना? तो 22 प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली की जो भूमिका है वो बाहरी पर्यावरण से कोशिका का संरक्षण करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिका की जानकारी को नियंत्रित करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, कोशिका को आकार देना? तो ऑप्शन बी केंद्रक का मुख्य कार्य है कोशिका की जानकारी को नियंत्रित करना। ठीक है, आगे देखिए, अब पेज नंबर 66 ख़त्म। 66 में जितने प्रश्न बन सकते थे यहाँ पर देखिए लगभग आपके 23 प्रश्न बने हैं, तो वो क्लियर हो गया। अब आएंगे 67 पे। 67 में क्या दिया गया है कि किस प्रक्रिया, हाँ अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है या कुछ लग रहा है कि भाई कुछ गलतियाँ हुई है हमसे, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। अगर गलतियां हम पढ़ेंगे आप कमेंट को, गलतियों पर हम विचार विमर्श करेंगे और उसको अमल में लाकर उस पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कैसा है। किस प्रक्रिया द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? संचरण के माध्यम से या विसरण या अवशोषण या संकुचन? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। किसकी वजह से? विसरण के द्वारा। विसरण की प्रक्रिया में पदार्थों की गति की दिशा में होती है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर? तो ऑप्शन बी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये गति होती है विसरण में। ठीक बा भैया। आगे देखा, यदि कोशिका में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो क्या होता है?
CO2 बाहरी पर्यावरण में चली जाती है, CO2 कोशिका के अंदर रहती है, CO2 का निर्माण होता है, CO2 का उपयोग होता है। तो 26 का राइट आंसर आपको बता दें तो CO2 बाहरी पर्यावरण में चली जाती है। जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है तो वो बाहरी पर्यावरण में चली जाती है। इतने प्रश्न यानी सरल भी है, कठिन भी, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कोशिका से नहीं लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। ठीक है, जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन किस दिशा में जाता है? कोशिका से बाहर, बाहरी पर्यावरण से कोशिका में एकत्रित होती है, किसी भी दिशा में नहीं। तो बाहरी पर्यावरण से कोशिका में चली जाती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विसरण के द्वारा गैसों के आदान प्रदान में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? अवशोषण, संकुचन, विसरण या संचरण? तो विसरण के द्वारा गैसों के आदान प्रदान में ऑप्शन सी विसरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है तो इसे क्या कहा जाता है? संचरण, विसरण, परासरण या अवशोषण? तो परासरण कहते हैं, परासरण भैया, याद कइला। आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली में जल की गति किन कारणों से प्रभावित होती है? बाहरी तापमान, जल में घुले पदार्थों की मात्रा, कोशिका का आकार, केवल जल की मात्रा? तो प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जो होती है जल में घुले पदार्थों की मात्रा की गति के कारणों से प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए कि परासरण में जल के अणु किस दिशा में जाते हैं? उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर। बिल्कुल, परासरण में जो जल हैं, जो जल के अणु हैं, वो उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, अब तक हम लोग लगभग 80 प्रश्न कर चुके हैं भैया, 80 प्रश्न हो चुका है। ठीक है, लगभग 350-400 प्रश्न हैं, सभी हो जाएंगे। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करना पड़ा तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो अपलोड करने में ये सब समस्या होगी। तो संभावना हो सकती है कि इसे 2 पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, बट देखते हैं, जब तक हिम्मत है जारी रखते हैं। ठीक है, यदि कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा? ठीक है, जल कोशिका से बाहर निकलता है, जल कोशिका के अंदर चला जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोशिका का आकार बढ़ता है। देखिए, यदि कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम में रखा जाता है तो जल कोशिका के अंदर चला जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए कि तन विलयन का क्या अर्थ है? उच्च शक्कर और नमक की मात्रा, जल की मात्रा ज़्यादा और शक्कर या नमक की मात्रा कम, शक्कर या नमक का अभाव, केवल जल का विलयन। तो ऑप्शन बी, तन विलयन में क्या होता है? जल की मात्रा ज़्यादा होती है, शक्कर या नमक की मात्रा कम होती है। ऑप्शन 33 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यदि कोशिका को घनी विलयन में रखा जाता है तो क्या होगा? जल कोशिका के अंदर जाएगा, जल कोशिका से बाहर आएगा, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोशिका की दीवार कमज़ोर होगी, तो जल कोशिका से बाहर आएगा भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, विसरण और परासरण में क्या अंतर है? दोनों एक ही प्रक्रिया है। विसरण गैसों के लिए, परासरण जल के लिए है। तो विसरण केवल ठोस पदार्थों के लिए है या कोई अंतर नहीं है? तो विसरण और परासरण में यही अंतर है कि विसरण गैसों के लिए होता है और परासरण जल के लिए होता है। समझ लीजिए कि विसरण गैसों के लिए होता है, परासरण जल के लिए होता है। ठीक है, आगे देखिए कि विसरण की प्रक्रिया में बाहरी पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कितनी होती है? अधिक होती है, समान होती है, कम होती है या नष्ट हो जाती है? तो विसरण की प्रक्रिया में बाहरी पर्यावरण में CO2 की जो सांद्रता होती है वो कम होती है। आगे देखिए कि कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कार्य होता है? कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कार्य होता है? तो ऑप्शन बी, अपशिष्ट के रूप में एकत्र होना। ठीक है, यही कार्य है उसका। आगे देखिए कि परासरण की प्रक्रिया में जल के अणुओं की गति किस प्रकार की होती है? केवल एक दिशा में, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अव्यवस्थित, केवल तापमान पर निर्भर। तो परासरण की प्रक्रिया में जल के जो अणुओं की गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है,
आगे देखिए कि जब कोशिका में शक्कर या नमक का विलयन होता है तो कोशिका की प्रतिक्रिया क्या होती है। कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, कोशिका का आकार स्थिर रहता है, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होती। कि जब कोशिका में शक्कर या नमक का विलयन होता है तो कोशिका का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है। जल की पारगम्यता किस झिल्ली के माध्यम से होती है। किस झिल्ली के माध्यम से होती है भैया। तो जल की जो पारगम्यता होती है वो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, ऑप्शन सी, जल की पारगम्यता वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होती है। ठीक है। आगे देखिए कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर क्यों स्वतंत्र होते हैं। क्यों होते हैं भाई। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर क्यों स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि कोशिका झिल्ली में कोई बाधा ही नहीं होती है। आगे देखिए, जब कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है तो कोशिका का क्या होगा। कोशिका सिकुड़ जाएगी, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका का आकार स्थिर रहेगा, कोशिका की दीवार टूट जाएगी। तो कोशिका फूल जाएगी भाई। जब कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाएगी, फूल जाए भैया। ठीक बा। यदि कोशिका को समपरासारी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। जल की शुद्ध गति नहीं होगी, जल कोशिका से बाहर जाएगा, कोशिका फूल जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, जल की शुद्ध गति नहीं होगी। जब कोशिका को समपरासारी विलयन में रखा जाएगा तो जल की शुद्ध गति होगी ही नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समपरासारी विलयन में जल की गति कैसे होती है। समपरासारी विलयन में जल की गति कैसे होती है। अंदर की ओर अधिक, बाहर की ओर अधिक, दोनों ओर बराबर, कोई भी नहीं। देखिए, समपरासारी विलयन में जो जल की गति होती है वो दोनों ओर बराबर होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखिए कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो क्या होगा। देखिए, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक है तो जल कोशिका से बाहर जाएगा। देखिए, प्रश्न बहुत बारीकी हैं और बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और कई बार पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अति परास्तरण दाबी विलयन क्या होता है। जिसमें बाहरी जल की सांद्रता कम होती है, जिसमें बाहरी जल की सांद्रता अधिक होती है, जिसमें जल की समान सांद्रता होती है, जिसमें जल की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। तो अति परास्तरण दाबी विलयन जो होता है उसमें जो है बाहरी जल की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परास्तरण की प्रक्रिया में जल का क्या व्यवहार होता है। परास्तरण की प्रक्रिया में जल का क्या व्यवहार होता है। तो परास्तरण की प्रक्रिया में जल जो होता है अंदर और बाहर दोनों जाता है। ठीक है। यदि कोशिका सिकुड़ जाती है तो उसका क्या अर्थ है। जल अंदर गया है, जल बाहर गया है, जल की कोई गति नहीं हुई या कोशिका की दीवार टूट गई। देखिए, यदि कोशिका सिकुड़ गई इसका मतलब है कि जल बाहर चला गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परास्तरण की एक विशिष्ट विधि क्या है। अवशोषण, विसरण, संचरण, केवल शुद्ध गति। तो परास्तरण की एक विशिष्ट विधि में आता है आपका विसरण। विसरण जो है परास्तरण की एक विशिष्ट विधि में आता है, इसे आप समझिए। कोशिका में जल की गति किस प्रक्रिया से होती है। केवल संचरण द्वारा, केवल अवशोषण द्वारा, विसरण और परास्तरण द्वारा, केवल विभाजन द्वारा। तो कोशिका में जल की गति विसरण और परास्तरण। देखिए, एक प्रश्न को कई बार कई तरीकों से दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आपके पाठ में ऐसे प्रश्न बना थे, पाठ में जो लाइन वाइज लिखा गया था इस तरीके से थे। तो जितने मिलना संभव हो सका लाइन वाइज सभी प्रश्न को लिया गया है। एक्स वाई जेड, छोटा सा प्रश्न ना तो बड़ा सा प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ा गया है। आगे देखिए, जब जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है तो क्या होता है। कोशिका का आकार बदलता है, कोशिका का आकार स्थिर रहता है, कोशिका के घटक बाहर निकलते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जब जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर जाता है तो कोशिका का आकार स्थिर रहता है, कोशिका में कोई भी कमी, कोई भी बदलाव नहीं होता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आगे देखिए भैया कि पारगम्य झिल्ली द्वारा जल की गति को क्या कहते हैं? संचरण कहते हैं, विसरण, परासरण या अवशोषण। पारगम्य झिल्ली द्वारा जल की गति को परासरण कहते हैं। आगे देखिए, यदि जल की मात्रा कोशिका के बाहर जाने वाली मात्रा से अधिक है तो कोशिका का क्या होगा? यदि जल की जो मात्रा है कोशिका के जो बाहर जाने वाली मात्रा है उससे अधिक है तो कोशिका का क्या होगा? कोशिका सिकुड़ेगी या फूल जाएगी, या कोशिका वैसे रहे, या कोशिका की दीवार टूट जाए? तो भैया कोशिका फूल जाएगी। ऑप्शन बी। प्रश्न घुमा रहा है, प्रश्न की प्रकृति को आप समझिए। एकदम एग्ज़ाम को दृष्टि में रखकर बनाए गए हैं सारे प्रश्न, हल्के में नहीं लेना है। समपरासारी विलयन का क्या प्रभाव होता है? कोशिका में जल की कमी, कोशिका में जल का स्थिर रहना, कोशिका का फूलना, कोशिका का सिकुड़ना। समपरासारी विलयन जो होता है वो कोशिका में जल को स्थिर रखता है। आगे देखिए, अति परासरण दाबिक विलयन में कोशिका से बाहर जल की गति किस प्रकार होती है? अधिक मात्रा में, कम मात्रा में, समान मात्रा में, कोई गति नहीं। तो अति परासरण दाबिक विलयन में कोशिका से बाहर जो जल की गति होती है वो अधिक मात्रा में होती है। आगे देखिए, पेज 67 खत्म हो गया, 64 खत्म हुआ, 65 खत्म हुआ, 66 खत्म हुआ, 67 खत्म हो गया। आइए पेज नंबर 68 खत्म करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कठोर, लचीली या स्थिर? तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है कठोर होगी, लचीली होगी, स्थिर होगी, अक्रिय होगी। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली झिल्ली होती है। आगे देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की रचना किससे होती है? केवल प्रोटीन से, केवल कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड और प्रोटीन, या केवल पानी? तो प्लाज्मा झिल्ली की जो रचना होती है वो लिपिड और प्रोटीन से होती है। ठीक है, आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? यह सभी पदार्थों को पारित करती है, यह केवल जल को पार करती है, यह केवल विशिष्ट पदार्थों को पार करती है। बिल्कुल, यही तो आपका आंसर है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विशिष्ट पदार्थों को पारित करती है। आगे देखिए कि एंटीसाइटोसिस की प्रक्रिया का उदाहरण कौन सा जीव है? मछली, अमीबा, पौधा या कवक? तो ऑप्शन बी अमीबा। अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया का उदाहरण है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त और कौन सी संरचना होती है? तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति की संरचना होती है। आगे देखिए कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, सेल्यूलोज से या कार्बोहाइड्रेट से? तो पादप जो कोशिका है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज का क्या अर्थ है भाई बताओ तो? ऊर्जा प्रदान करना, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, अपशिष्ट को निष्कासित करना। तो जो सेल्यूलोज का मुख्य कार्य है वो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, ये सेल्यूलोज का मुख्य कार्य है। जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो क्या होता है? कोशिका फूल जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है। बिल्कुल, जब पानी की हानि होती है तो कोशिका सिकुड़ जाती है। आगे देखिए, जीव द्रव्य कुंचन क्या है? कोशिका का फूलना, कोशिका का सिकुड़ना, कोशिका की दीवार का टूटना, कोशिका का स्थिर रहना। जीव द्रव्य कुंचन का क्या है? कोशिका का सिकुड़ना, यही जीव द्रव्य कुंचन है। आगे देखिए कि विसरण में पानी की हानि होने पर क्या होता है? कोशिका का आकार बढ़ता है, कोशिका झिल्ली संकुचित होती है। बिल्कुल, जब विसरण में पानी की हानि होगी तो कोशिका झिल्ली संकुचित होगी। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना, कोशिका के घटकों को अलग करना, अपशिष्ट का निष्कासन करना, पोषण ग्रहण करना। तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के घटकों को अलग करना है। आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य प्रभाव क्या है? कोशिका को कठोर बनाना, पोषण ग्रहण करने में मदद करना, केवल जल का अवशोषण करना, ऊर्जा का संरक्षण करना। प्लाज्मा झिल्ली का जो मुख्य प्रभाव है वो आपका पोषण ग्रहण करने में मदद करना। ठीक है, ज़्यादा प्रभाव है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव किस प्रकार से जल ग्रहण करते हैं? अवशोषण द्वारा,
परास्तरण द्वारा, संचरण द्वारा या विभाजन द्वारा। तो जो एक कोशिकीय अलवणीय जल होते हैं वो किस प्रकार से जल ग्रहण करते हैं? परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं मेरे भाई। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी परासरण का उदाहरण है। आगे देखिए कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना का अध्ययन हम किस उपकरण से कर सकते हैं? साधारण सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी या टेलीस्कोप। तो प्लाज्मा झिल्ली की रचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कर सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का गुण क्या है? वो लचीला होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनती है। पादप कोशिका में पानी की हानि होने पर कौन सी प्रक्रिया होती है? जीव द्रव्य कुंचन होता है। आगे देखिए, आगे बढ़ गए क्या हम लोग? 1 मिनट, ठीक है। विसरण और परासरण का क्या संबंध है? 1 मिनट, सेम आगे तो नहीं, आगे वही है, ठीक है, रिलैक्स। विसरण और परासरण का क्या संबंध है भैया? विसरण और परासरण का ये संबंध है कि परासरण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार के अणुओं को पारित करती है? केवल विशेष अणुओं को। ऑप्शन डी, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है केवल विशेष अणुओं को, ऑप्शन डी, इन अणुओं को पारित करती है। पेज नंबर 68 भी खत्म, 67, 68 ख़त्म। अब बारी है 69 की। ठीक है, अभी देखिए लगभग हमारे पास कितना पेज और बाकी है? 70-80 पेज और बाकी हैं। ठीक है, लगभग 50 पेज हो चुका है। सॉरी, मतलब वो पेज की बात करो जो पेज मैंने बनाए हैं, वो नहीं जो आप पढ़ रहे हैं। पेज 69 पढ़ो भी। पेज 69 में क्या है कि केवल जीवित कोशिकाओं में क्या क्षमता होती है? जल अवशोषण, ऊर्जा का उत्पादन, प्रोटीन का संश्लेषण, अपशिष्ट का निष्कासन। तो ऑप्शन ए जल अवशोषण। केवल जीवित कोशिकाओं में क्या क्षमता होती है? जल अवशोषण। आगे देखिए कि कोशिका भित्ति किस प्रकार के जीवों में होती है? कोशिका भित्ति जो होती है केवल पौधों में, केवल जंतुओं में, पादप, कवक और बैक्टीरिया में, केवल पादप में। तो कोशिका भित्ति जो होती है पादप, कवक और बैक्टीरिया जीवों में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोशिका भित्ति किस प्रकार का दबाव बनाती है? बाहरी दबाव, अंदरूनी दबाव, समान दबाव या कोई दबाव नहीं। कोशिका भित्ति जो है अंदरूनी दबाव बनाती है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। केंद्रक किसका प्रतिनिधित्व करता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र या कोशिका का नियंत्रण केंद्र? तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका के नियंत्रण केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, केंद्रक के चारों ओर कौन सी संरचना होती है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली? तो केंद्रक झिल्ली। कोशिका के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली में केवल ठोस पदार्थ, छिद्र होते हैं, कोई छिद्र नहीं होते, या केवल तरल पदार्थ? तो केंद्रक झिल्ली में छिद्र होते हैं, छिद्र। आगे देख, केंद्रक के अंदर कौन सी संरचना होती है? राइबोसोम, क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो केंद्र के अंदर क्रोमोसोम संरचना होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रोमोसोम में क्या होता है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सभी। तो क्रोमोसोम में प्रोटीन भी होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, यानी सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डीएनए का क्या कार्य है? ऊर्जा का भंडारण, आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण, अपशिष्ट का निष्कासन, कोशिका का निर्माण। तो डीएनए का कार्य है आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीन क्या है? डीएनए का क्रियात्मक खंड, आरएनए का क्रियात्मक खंड, प्रोटीन का क्रियात्मक खंड, कोशिका की संरचना। तो जीन जो है डीएनए का क्रियात्मक खंड है, डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आयोडीन विलयन का उपयोग क्यों किया जाता है? कोशिकाओं को रंगने के लिए, कोशिकाओं को ध्वस्त करने के लिए, कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए, कोशिकाओं का अवशेष देखने के लिए नहीं। आयोडीन विलयन का यूज़ हम कोशिका को रंगने के लिए करते हैं, जिससे हम उसकी पहचान कर सकें। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या आयोडीन के बिना लाइट देखने में कोई अंतर होगा? हाँ, सब कुछ साफ दिखेगा? नहीं, सब कुछ रंगीन होगा। हाँ, कोशिकाएं पारदर्शी रहेंगी। ऑप्शन सी बिल्कुल। जब हम लोग बिना आयोडीन के स्लाइड देखने पर तो क्या होगा? कोशिकाएं पारदर्शी रहेंगी, तो हम देख नहीं पाएंगे उसे।
मेथिलीन ब्लू का उपयोग किससे किया जाता है, किस लिए किया जाता है? मेथिलीन ब्लू का उपयोग कोशिकाओं को रंगने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे है। आगे देखिए, केंद्रक की आकृति क्या होती है? चौकोर, गोलाकार, त्रिकोणीय या लंबी? तो केंद्र की जो आकृति होती है वो गोलाकार होगी या अंडाकार होगी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्रियाकलाप से आप किस चीज़ को देखेंगे? कोशिकाओं की आकृति, कोशिकाओं का रंग, कोशिकाओं का आकार? बिल्कुल, क्रियाकलाप से हम लोग कोशिकाओं की आकृति भी देखेंगे, कोशिकाओं का रंग भी देखेंगे, कोशिकाओं का आकार भी देखेंगे। केंद्र के अंदर कौन सी संरचना होती है? केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? तो बिल्कुल केंद्रिका के अंदर डीएनए और प्रोटीन होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण, कोशिका का निर्माण, अपशिष्ट का निष्कासन? तो केंद्रक का मुख्य कार्य है आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण, ठीक है। आगे देखिए, क्रोमोसोम किसके रूप में दिखाई देता है? तंतु के रूप में, गाढ़े रंग में, छड़ाकार? बिल्कुल, क्रोमोसोम जो होता है वो छड़ाकार रूप में दिखाई देते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका का अवशेष निकालना, कोशिका के घटकों को अलग करना, ऊर्जा का भंडारण, कोशिका का निर्माण करना? तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है कोशिका के घटकों को अलग करना, ठीक है। केंद्रक झिल्ली में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक के कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना, आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण करना, अपशिष्ट का निष्कासन करना, सभी। तो केंद्र का कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण करना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भाई गला बैठ गया आपको बताते बताते, आप चाहे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम किस चीज़ से बने होते हैं? केवल आरएनए, केवल डीएनए, डीएनए प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट? तो ऑप्शन सी है, केंद्रक में क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमोसोम किस रूप में दिखाई देता है? जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमोसोम छड़ाकार रूप में दिखाई देता है। केंद्रक में क्या होता है? केवल प्रोटीन, केवल पानी? तो केंद्रक में डीएनए और प्रोटीन होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। क्या आप केंद्रक की संरचना प्याज की झिल्ली में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली पेज नंबर 69 ख़त्म हो चुका है। अब पढ़ना है हम लोग को पेज नंबर 70 से 71, ठीक है। और प्रश्न शुरू करेंगे 101 से। अभी हमें लगभग 40-70 मतलब बहुत सारे प्रश्न करने हैं। लगभग अभी 200 प्रश्न या 250 प्रश्नों की श्रृंखला और बाकी है। और यह वीडियो 52 मिनट लगभग हो चुकी है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये पार्ट 1 है, कल शाम को पार्ट 2 आ जाएगा। कल शाम को आप पार्ट 2 देख सकते हैं, अभी पार्ट 1 देख लीजिए। तो एक हर लेसन का पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, क्योंकि भाई थोड़ा लंबा बन रहा है और थोड़ा आवाज़ यानी बोलते बोलते दर्द कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि जाने दीजिए। और आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे सभी सब्जेक्ट का जिसका जिसका आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप पीडीएफ मुझे एसएमएस करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको ये कोशिका का पूरा कंप्लीट करा दिया जाए। और कुछ गलतियां मुझसे हुई हों तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसे सुधार दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।